एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसी कौन सी इनकम होती है जिसे हम एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल करते हैं, ऐसी कौन सी इनकम होती है जिसे हम एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं शामिल करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। आपके सामने दिया गया है इनकम इंक्लूड एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसी कौन सी इनकम जिसे एग्रीकल्चरल में शामिल करते हैं। मैंने आपको बताया है कि पहला नंबर प्राइमरी, दूसरा नंबर सेकेंडरी, दोनों पोजीशन जिसमें अप्लाई हो उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया, दोनों को जहां पर अप्लाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। जैसे कोई भी खेत है, खेती से संबंधित काम होता है, उस खेती से संबंधित काम में निराई गुड़ाई जुताई से लेकर के कटाई मड़ाई बिनाई, मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसमें फॉलो की जाए उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। आपके सामने दिख रहा है पहला कंपनसेशन। आप देख सकते हैं कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज क्रॉप। क्रॉप का मतलब फसल के डैमेज होने के कारण अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी हमें या खेती करने वाले कृषक को, किसान को कोई भी कंपनसेशन देती है। जैसे खेती का इंश्योरेंस कराया जाता है, खेती का बीमा कराया जाता है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर आंधी तूफान आ जाता है, पत्थर गिर पड़ता है, सूखा पड़ जाता है, तो फसल से जो डैमेज होगा उस डैमेज की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लेम करेंगे। कहाँ? अगर आपने या किसान ने, खेती करने वाले ने कहीं पर बीमा करवाया है, बीमा कंपनी, तो उस बीमा कंपनी द्वारा कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। किसे देगा क्षतिपूर्ति? कृषक को, खेती करने वाले को, यानी कि एसएससी को। तो क्षतिपूर्ति जो मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। एक बार फिर समझिए, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज क्रॉप। डैमेज क्रॉप का मतलब होता है खराब हो गई फसल, सूखे के कारण, आग लग जाने के कारण, उसके अलावा ज़्यादा बरसात हो जाती है, कहीं कहीं पर पत्थर गिर पड़ते हैं, ओले गिर पड़ते हैं, जिससे फसल का नुकसान हो जाता है। अगर फसल के नुकसान होने के कारण फसल का बीमा, इंश्योरेंस फसल का कराया गया है, फसल का अगर इंश्योरेंस कराया गया है, अगर इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देती है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटी फॉलो हो रही है। क्योंकि बिना फसल हुए डैमेज हमें मिलेगा नहीं, कंपनसेशन हमें मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर इसे हम एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। अगला है दूसरा, इनकम फ्रॉम सेलिंग ऑफ हार्वेस्टेड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। ऐसी कोई फसल जो खड़ी फसल को बेच दे। खड़ी फसल का मतलब होता है जैसे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं, बड़े बड़े बिहार में बड़े किसान होते हैं, और राजस्थान और यहाँ पर ज़्यादातर पंजाब में होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, हिसार वगैरह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरियाणा। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, ज़्यादा आलू की बुआई खूब सारी कर देते हैं। तो वो आलू की बुआई करते हैं, फसल को खड़ी कर देते हैं, लेकिन फसल को खुद नहीं बेचते, खुद नहीं काटते, उसको खड़ी फसल को ही बेच देते हैं। उससे जो इनकम उनको होती है उसे एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। हमारे यहाँ आंवले की फसल है, हमारे यहाँ आंवला लगाया है, बहुत बड़े पैमाने पर लगा है। हमारे यहाँ गोंडे गाँव है, आंवला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। तो यहाँ पर क्या होता है, आंवले को उगाया जाता है, पेड़ लगाया गया है। आंवले के फसल को, खड़ी फसल खुद तोड़ते नहीं किसान डायरेक्ट बेच देते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, खड़ी फसल को बेचने से, स्टैंडिंग क्रॉप को बेचने से जो इनकम होगी उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। क्योंकि बेचने के पहले आंवले के संबंध में वो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटी को करते हैं। जहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम के नाम से जानते हैं। अगला है दूसरा, तीसरा नंबर कहता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट्स, फ्लावर्स एंड कैरेप्स। जहाँ पर फूल पौधे उगते हैं, फूल पौधों को उगा करके जो इनकम प्राप्त की जाती है, फूल को, पौधों को जो उगा करके, जहाँ पर नर्सरी होती है, नर्सरी जहाँ पर प्लांट लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उसको बेचने से जो इनकम होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। आगे की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, आप देख सकते हैं, कह रहा है इनकम फ्रॉम सेलिंग सीड्स व्हेन सच सीड्स ग्रोन बाय द सेलर हिमसेल्फ। देखो, सीड्स का मतलब होता है बीज। बीज को
उगा करके। कुछ ऐसी खेती की जाती है जहां पर उसका मेन मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है बीज। जैसे हम गेहूं बोने जाते हैं जब, तो क्या करते हैं, घर घर में जो गेहूं रखे हैं पुराना वाला, वो बहुत कम लोग बोते हैं, कहते हैं नया बीज खरीद कर लाएंगे। तो कोई रिसर्च कंपनियां हैं, रिसर्च करने वाले कृषक हैं, वो अपने यहाँ बीज को उगाते हैं, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च करके, तो उससे उसको बेचने से जो इनकम होगी उसे भी हम एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आपको आगे ध्यान देना है। हम आपको बताने जा रहे हैं 5वां नंबर, कह रहा है इनकम फ्रॉम सेलिंग प्लांट्स इन पॉट्स। फूल पौधों को उगा करके अगर कोई इनकम प्राप्त की जाती है, फूल पौधों को उगाइए और उसको बेचिए, उससे कोई इनकम हम लोग रिसीव करेंगे, तो उसे कहाँ ले जाएंगे, उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर ले जाएंगे। उसके बाद ध्यान देना है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट टी इस्टेट्स, मतलब कि जहां पर चाय की बगानें होती हैं उनको किराए पर दे दिया जाता है। जहां पर चाय की बगानें होती हैं, जहां पर चाय निकाला जाता है, चाय की पत्तियां होती हैं, उनसे अगर कोई इनकम होगी तो उसे इनकम किस में ले जाएंगे, एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे, याद रखिएगा। अगला क्या कहता है, अगला आप देख सकते हैं, कहता है इंटरेस्ट रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ऐसी कोई फर्म जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में शामिल है, उसको हम अमाउंट देते हैं, हम उधार देते हैं, उससे इंटरेस्ट अगर हमें मिलता है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखा जाएगा। समझिए, कोई भी एसएससी है, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो सकता है, करदाता जिसे बोलते हैं हिंदी में, हमने ऐसी किसी फर्म को पैसा दिया जो क्या काम करती है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगी हुई है, वो हमें कमा करके इंटरेस्ट देगी अगर, तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखा जाएगा। कहां, एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है इनकम फ्रॉम रेंट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेंट। ऐसी कोई लैंड, ऐसी कोई जमीन जिस पर एग्रीकल्चरल का काम होता है, उसको किराए पर उठा दिया जाए, लेट आउट कर दिया जाए और उसे किराया रेंट रिसीव किया जाए, उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, अगला क्या कहता है इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसी कोई जमीन, एक होता है किराए पर देना, एक होता है लीज पर देना, पट्टे पर देना। लीज पर यानी कि पट्टे पर हिंदी में बोलते हैं, लीज पर दे दिया जाए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, उससे अगर कोई इनकम होगी तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत रखेंगे हम लोग। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब आपके सामने एग्जाम्पल मैंने रखे। अब हम आपको आगे क्या बताते हैं, देखते चलिए। इनकम नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसी कोई इनकम जो आपको देखने में एग्रीकल्चरल होगी लेकिन उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम में। देखते चलिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। प्राइमरी एक्टिविटी होगी तो सेकेंडरी नहीं होगी, सेकेंडरी नहीं होगी तो प्राइमरी नहीं होगी, दोनों में से किसी का एक का ना होना। प्राइमरी होगी एक्टिविटी तो सेकेंडरी नहीं होगी, सेकेंडरी होगी तो प्राइमरी नहीं होगी, यानी प्राइमरी होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है, तब आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा। अगर नहीं है तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला दिया गया है आपके सामने, इनकम फ्रॉम ट्रीज दैट हैव ग्रोन इन देयर ओवन। ऐसा कोई पेड़ जो खुद उग गया हो, हम लोगों के पास अगर खेत है, आप लोगों के पास खेत है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो खुद उग जाते हैं। बबूल का पेड़ ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बांस का पेड़ ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, शीशम का पेड़ ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी पेड़ हो सकता है, बिना प्राइमरी एक्टिविटी किए खुद उग जाते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम उसे काट के उसे बेच देते हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे इनकम हुई, पेड़ बेचने से इनकम हुई, लेकिन उसको हम लोग लगाते नहीं हैं जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी ना हो। बबूल का पेड़ होगा, आप देखेंगे अपने आप उगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको हम सेकेंडरी क्रिया करके, सेकेंडरी एक्टिविटी करके उसको सेल कर दिया मैंने।
सेल करने से जो इनकम हो गई उसे सेकेंडरी इनकम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? प्राइमरी एक्टिविटी इसमें नहीं हुई है। अब हम आपको दूसरा नंबर बताते हैं, एक एक करके समझ चलिए। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन से अगर कोई इनकम होती है तो उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहेंगे, क्योंकि पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन से जो इनकम होगी उसमें खेत से संबंध नहीं है, खेत से कोई रिलेशन नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहेंगे। ठीक है, नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चरल इनकम। अगला, इनकम फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, खाद जो बनाई जाती है, जहां पर खाद बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स मतलब क्या होता है? खाद बनाई जाती है, यहाँ पर जो खेत में डाला जाता है, यूरिया, DAP, डाई, अमोनियम फास्फेट ना, बहुत सारी होती हैं, पोटाश, बहुत खादें होती हैं। वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पर खेत का कोई संबंध नहीं है, लैंड का, एग्रीकल्चरल लैंड का कोई रिलेशन नहीं है, इससे एग्रीकल्चरल इनकम में हम लोग नहीं शामिल करेंगे। उसके बाद आगे देखते चलिए, कहता है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑफ माइन। रॉयल्टी ऑफ माइन, रॉयल्टी का मतलब चैप्टर आप पढ़ेंगे होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। रॉयल्टी एक बेहतरीन चैप्टर है जो पेपर में हर साल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों। रॉयल्टी का मतलब कोई जमीन है, जमीन से मिट्टी निकाली जाए, जमीन से बालू निकाली जाए, नदी से बालू निकाली जाए, तो वहाँ पर रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है, तो इसे भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। समझ रहे हैं? किसी की असेट्स को यूज करने के बदले कोई अमाउंट पेमेंट करना रॉयल्टी कहलाता है, इसे हम एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं रखते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज बटर, चीज, मतलब जहां पर डेयरी का प्रोडक्ट होता है, जहां पर पनीर बनती है, खोया बनता है, सब चीजें बनती है, वहां पर एग्रीकल्चरल इनकम हम उसे नहीं कहेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा। जहां पर पनीर बने, खोआ बने, दूध बने, मलाई निकाली जाए ना, इसे एग्रीकल्चर, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी खेत से के संबंध में एक्टिविटी नहीं होगी। आगे इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको बताना है, एस नो करना है, एग्रीकल्चरल इनकम है कि नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी आपको बताना है। अगला है इनकम फ्रॉम, सॉरी 6 नंबर देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस क्रॉप बाई मनी लेंडर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अगर कोई रिसीव्ड होता है कहां? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाइए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए कोई ब्याज दे, कोई लोन देता है, कोई लेंडर जमीन के लिए लोन देता है, तो उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है 7वां नंबर, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग वाटर रिफ्यूट्स इन पॉन्ड्स। अगर कोई ग्रोइंग वाटर हो, वाटर से रिलेटेड कोई काम हो, तो वहां पर भी अगर जो इनकम होगी उसे एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद कहता है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, कोई डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग से कोई इनकम होती है, तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेलिंग सोल ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, अगर कोई सेलिंग सोल से इनकम हो रही है तो उससे एग्रीकल्चरल इनकम हम लोग नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद कह रहा है इनकम ऑन परचेजिंग स्टैंडिंग क्रॉप, ऐसी कोई फसल जो खड़ी हुई है उसके जो इनकम होगी उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं रखा जाएगा, खड़ी फसल को बेचने से जो इनकम। उसके बाद इनकम फ्रॉम सप्लाइंग वाटर ऑफ इरिगेशन सप्लाई, अगर आप वाटर सप्लाई करते हैं, इससे कोई इनकम होती है, तो एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत हम लोग इसे नहीं रखेंगे, इसको याद रखिएगा। 40 नंबर देख सकते हैं आप, इनकम फ्रॉम लैंड यूज ब्रिक्स, जहां पर ईंट निकालने का काम होता है, ईंट भट्टों के संबंध में जिस एग्रीकल्चरल जमीन का यूज किया जाता है, एग्रीकल्चरल जमीन बहुत से लोग बेच देते हैं मिट्टी निकालने के लिए, उससे जो इनकम होगी, भट्ठा मालिक से जो पैसा मिलेगा, ब्रिक्स जहाँ बनता है, ईंट जो बनती है, ईंट बनाने का मालिक लेंडर जो पैसा देगा, उसे हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं रखेंगे।
इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, लाख की खेती होती है, लाख की खेती से अगर कोई इनकम होती है तो उससे भी इनकम जो होगी एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे। अगला है इनकम फ्रॉम वीकली रूरल मार्केट हाट, जो वीकली मतलब हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार जिस जमीन पर कोई बाजार लगवाता है उससे जो इनकम होगी उसे एग्रीकल्चरल इनकम पे नहीं रखेंगे। देखो गांव में लगती है, बुधवार वहाँ लगेगी, मंडे संडे ऐसे लगता है, हाट लगती है जिसे हाट कहते हैं। ऐसी एग्रीकल्चरल जमीन पर भले हो लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अगला है इनकम फ्रॉम अपकीप ऑफ नर्सरी। अपकीप ऑफ नर्सरी से कोई इनकम अगर होगी तो उसे हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं रखेंगे। केवल पौधा बेचने का जहां काम होता हो, उगाने का काम ना होता हो। ठीक है। 18 नंबर देख सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड बाय द ऑनर ऑफ द लैंड सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रॉप ऑफ टेनेंट। ऐसा कोई कमीशन रिसीव होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचने से, अगर कोई कमीशन रिसीव होता है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे। अगला है 19 नंबर देख सकते हैं आप, इनकम फ्रॉम साल्ट प्रोड्यूस बाय द फ्लोडिंग ऑफ सच लैंड सी ऑफ वाटर। समुद्र के किनारे जो नमक जहां पर पैदा किया जाता है, नमक जहां पर पैदा किया जाता है, जहां पर छोटे छोटे प्लॉट बना दिए जाते हैं, उसमें पानी भर दिया जाता है, बाद में नमक तैयार होता है, नमक जहां पर बनता है उसे भी हम लोग किस में नहीं रखेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं रखेंगे। क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी जहां होगी, निराई गुड़ाई जुताई कटाई मड़ाई, उसे हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। अगला है 20 नंबर, डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इंगेज्ड। ऐसी कोई कंपनी जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हो, वहां पर किसी एसएससी ने शेयर लिया हो, उस शेयर पर डिविडेंड मिलता हो, एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं शामिल किया जाएगा। डिविडेंड का मतलब लाभांश मिलता हो। अगला है प्राइज ऑफ रिवार्ड फार्मर ऑफ ग्रेटर यील्ड। अच्छी फसल के कारण, अच्छी फसल पैदा कर दे, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार कर दे, राज्यपाल मुख्यमंत्री पुरस्कार दे दे, तो ऐसी इनकम जो होगी अच्छी फसल के लिए उसे एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहता है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट लैंड, गार्डनर के लिए और चैरड के लिए, शूटिंग के लिए, अगर कोई अपना जमीन किराए पर दे दे, शूटिंग के लिए, गार्डन के लिए, पैलेस के लिए, तो एग्रीकल्चरल इनकम में वहां से जो इनकम होगी उसे शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है इनकम फ्रॉम शूटिंग इन फार्म हाउस। फार्म हाउस कोई है, अगर उसको शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाता है तो ऐसी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहेंगे। ठीक है। 25 नंबर देख सकते हैं आप, लास्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ जगेरी मेड